Hey, do you know what actually force is? Is this push or pull, or is something else? If you know about the force, can you imagine that what kind of forces are in our nature? Can you tell me that what kind of forces are acting on you currently, or what kind of forces are acting on me in current situation? Hello प्यारे बच्चों, welcome on Vedifile. So are you ready for the mission? Yes, the mission NEET 2022. और हम कर रहे हैं तैयारी नीट की विद मोस्ट एडवांस्ड कोर्स ऑफ इंडिया. यस, यूजिंग द 3D एनिमेशंस. तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने फिजिकल वर्ल्ड की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की, और आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर की. तो लेक्चर से पहले हमारे कोर्स की डिटेल्स जो कि आपको पता है क्या है, कंप्लीट 2D 3D क्लासेस, 2D क्लासेस ताकि आप सारी की सारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझ सको, सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पे क्लास में करेंगे. 3D क्लासेस, 3D एनिमेशंस के थ्रू अपन समझेंगे एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे 3D एनिमेशन से. जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं या फिर कोई आपकी 3D विजुअलाइजेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसको विजुअलाइज करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको समझेंगे हम 3D क्लासेस में. इसके साथ ही आपको मिलेगी PDF नोट्स. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगे बहुत सारे MCQs, टेस्ट सीरीज टू इवेल्युएट योर स्ट्रेंथ बिफोर द एग्जाम, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ का इवेल्युएशन होता है बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी. साथ में आपको मिलेंगे लाइव डाउट सेशंस. यस, जितने भी बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे उन सभी डाउट्स को अपन डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर. और जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स. और एक्सपेंसिव क्यों है बेटा? क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग द मनी, वी आर चार्जिंग अटेंशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. यस, वी नीड द फुल अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी. जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको पूरा का पूरा अटेंशन देना है अपनी पढ़ाई को. डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हमें नीट 2022 बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है, हमें डॉक्टर बनना है. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बेटा ऐसा होना चाहिए जैसा डिसिप्लिन आपको डॉक्टर बनने के बाद ज़रूरत होगी. क्या सोचिए, आप डॉक्टर बन गए, कोई इमरजेंसी केस आया, तो क्या आपको उस केस पर जाने के लिए कोई आप बहाना दे सकते हो? क्या कोई आप एक्सक्यूज बना सकते हो? नहीं, आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो. तो क्या डॉक्टर की जॉब एक रेस्पॉन्सिबल इंसान के लिए? यस, अगर डॉक्टर बनना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है तो बेटा अभी से अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बना लो, अभी से अपने आप को डिसिप्लिन कर लो. ठीक है बेटा? तो अब अपन स्टार्ट करें अपना सेकंड लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड का. ठीक है बेटा? तो हमने कल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थी जितनी भी वो सब डिस्कस कर ली थी, और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फोर्स. तो जब फोर्स की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद पुश करना या पुल करना, कि भाई कोई दो दोस्त है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पुश किया, मतलब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पे फोर्स लगाया, या फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पुल किया, यानी कि अपनी तरफ खींचा. तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो फोर्स को लेकर सिर्फ क्या आता है? पुश और पुल. इसीलिए जितने भी छोटे स्टैंडर्ड की अपनी क्लासेस होती हैं उसके अंदर फोर्स को क्या बताया जाता है बेटा? फोर्स को बताया जाता है कि फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स इज ए पुश और पुल which tend to change the position of ऑब्जेक्ट. कि फोर्स क्या है? फोर्स बस एक पुश और पुल है जो कि किस तरह की टेंडेंसी रखता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है बेटा. बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, बहुत सारी जगह पे ये डेफिनेशन में अगर आप टेंड या टेंडेंसी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये डेफिनेशन गलत है. ये डेफिनेशन बेटा
गलत है, क्योंकि अगर मैं किसी दीवार पे धक्का लगाऊं बेटा, मैं अगर किसी दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो क्या वो दीवार हिलेगी क्या मुझसे? नहीं हिलेगी। तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई क्या? नहीं हुई। तो क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा? सर फोर्स तो लगा रहा हूं मैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमारी डेफिनेशन में गड़बड़ है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है? विच टेंड टू चेंज, ना कि ये लिखना है कि विच चेंज द पोजीशन। जरूरी नहीं है कि जब भी आप फोर्स लगाओ, जब भी आप पुश या पुल लगाओ तो पोजीशन चेंज हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है कि विच टेंड टू चेंज, कि कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन हाँ टेंडेंसी होती है। जैसे अगर दीवार के ऊपर अपन बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एवेंजर आके फोर्स लगा रहा है तो दीवार तोड़ देगा, जैसे हल्क दीवार तोड़ सकता है ना भाई। हाँ, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो पुश और पुल जो टेंडेंसी रखे पोजीशन को चेंज करने की या फिर मोशन को चेंज करने की, उसको ही अपन क्या कहेंगे बेटा? फोर्स कहेंगे। लेकिन बेटा ये जो डेफिनेशन है ये भी बेटा कैसी है? इनसफिशिएंट है। कैसी है? इनसफिशिएंट है। जनरली आपको बुक्स के अंदर यही मिलेगी, ठीक है। तो फिर सफिशिएंट डेफिनेशन क्या होगी? इसका रीजन क्या है बेटा? जनरली हम क्या समझते हैं कि फोर्स का मतलब सिर्फ पुश और पुल है, सिर्फ पुश और पुल, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जैसे हम बात करेंगे, जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक जब आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, तो आप देखोगे बेटा कि जो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन कई बार कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाती है। मतलब यानी कि पुश और पुल में क्या होता है? लाइन जॉइनिंग। जैसे अगर मैं किसी को पुश कर रहा हूं तो हमारी दोनों की जो कॉन्टेक्ट लाइन है उसके लॉन्ग फोर्स लगेगा, या मैं पुल करूंगा तो भी उसके लॉन्ग फोर्स लगेगा। लेकिन बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बेसिकली जो फोर्स लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पहली चीज होती है वेलोसिटी और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो उसकी ट्रैवल की पोजीशन के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये हमेशा पुश और पुल ही हो, ये किसी दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसीलिए इस डेफिनेशन को और बेटर करने के लिए बजाय ये कहने की फोर्स इज ए पुश और पुल, हमें ये कहना चाहिए दैट फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन विच टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो आप पुश और पुल भी कह सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ एरर है, ये कहना ज्यादा सही नहीं है। इसीलिए अपन क्या कहेंगे कि फोर्स इज अ एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन विच टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब अपन नोट कर लेते हैं कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आप देखोगे, किसी भी बुक के अंदर आप जब देखोगे तो फोर्स को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है बेटा? दैट पुश और पुल दैट टेंड टू चेंज द स्टेट, स्टेट कहें या पोजीशन कहें बेटा, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। तो मैटर एंड ऑब्जेक्ट आर सेम थिंग, इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि पुश और पुल जो टेंडेंसी रखे क्या करने का? पोजीशन को चेंज करने का। किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर की पोजीशन या स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी रखे, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। लेकिन मैंने समझाया कि बेटर क्या होगा कि हम पुश और पुल की बजाय क्या वर्ड यूज करें? एक्शन वर्ड यूज करें। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या? यस। तो एक और डेफिनेशन आप यहां पे लिख लीजिए, फोर्स इज एन एक्शन which tends to change state of object। यानी कि मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी पोजीशन में चेंज करने की कोशिश कर रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, तो उसकी मोशन को भी चेंज करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। तो ऐसा जो एक्शन है वही क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है बेटा। वही क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन बेटा फोर्स की। अब जो नेक्स्ट बात आती है यहां से, वो आती है कि फोर्स के
बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर फोर्स के कितने टाइप्स होंगे। तो बेटा जो फोर्स है उसके हम दो टाइप्स पढ़ सकते हैं। पहला आता है फंडामेंटल फोर्सेस और दूसरा आता है बेटा डिराइव्ड फोर्सेस। फोर्स को अपन ने दो कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। पहला है अपना फंडामेंटल फोर्सेस और बेटा दूसरा है अपना डिराइव्ड फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर कौन से फोर्स आएंगे, जो एक दूसरे से बेटा बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे और बिना इनके अपन पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर से किसी भी एक फोर्स को स्किप कर दिया तो आप जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट टाइप के फोर्स हैं, ये कौन से टाइप के फोर्स हो गए बेटा, इंडिपेंडेंट टाइप के हो गए। उन सबको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फोर्स कहेंगे। यानी कि एक फोर्स का दूसरे फोर्स से कोई लिंक नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि एक फोर्स पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करेगा और दूसरे काइंड का फोर्स दूसरे टाइप के फोर्सेस को एक्सप्लेन करेगा, या दूसरे टाइप के मोशंस को एक्सप्लेन करेगा, दूसरे टाइप के फिनोमिना को एक्सप्लेन करेगा। डिराइव्ड फोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब यानी कि आप इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्स से डिराइव कर सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डिराइव्ड फोर्सेस कह रहे हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस। तो बेटा हमें पता है कि कोई भी चीज जब अपन ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आती है। क्यों, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेविटेशन लो है। क्या है, ग्रेविटेशन लो है। न्यूटन की कहानी सुनी होगी ना, ग्रेविटेशन लो किस तरीके से डिस्कवर हुआ। चलिए एक बार कहानी आपको दोबारा सुना देते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द all the natural phenomena happening around us in this physical world, we need science, and science is all about exploring, experimenting and predicting. We can understand this phenomena using the story of Newton, that how he discovered the universal gravitation law of attraction. So one day Newton was sitting under an apple tree and he suddenly observed that apple is falling at the ground. He thought, why the apple is coming down and why it's not going in upward direction. It makes Newton very curious. So he performed an experiment by picking up that apple again and dropping again. Now again this apple was going towards the ground. So he thought that there is something which is basically attracting this apple towards the earth. So this is how the gravitation law of attraction discovered. So first of all, Newton explore. Newton is doing observations, and after the observation he becomes curious, and that curiosity leads to him to perform the experiment, because he is doing the same. He is just picking up an apple and making it fall, and then using his reasonings he comes to the final conclusion that there is an attraction force between the mass particles, and that is gravitation law of attraction. Okay, so this is how we discovered F equals to Z m1 m2 upon r square, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि साइंस क्या है और किस तरीके से न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी की थी ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेटा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो ग्रेविटेशन लॉ है वो क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है बेटा, और उस फोर्स की मदद से हम बहुत सारे फिनोमिना को क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अपने सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया बेटा। कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिर रही है, या फिर सैटेलाइट अपने अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, उनके मोशन को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मून अपनी अर्थ के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसको भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं किससे, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो बेटा जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, हमारे नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स हो गया। लेकिन आपको पता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर को यहां पर रख लेता हूं, अगर मैं इस मार्कर को यहां पर रख लेता हूं, तो ये मार्कर के मास की वजह से नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा, इसके वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरा जो पाम है, मेरी जो हथेली है, वो एक अपवार्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रही है। यस बेटा, तो अपवार्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो जो अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको अपन बोलते हैं बेटा नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा जो पाम है ये कांटेक्ट में है, तो जो नॉर्मल फोर्स है बेटा कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स है। बाकी जैसे जैसे अपन आगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे आपको समझ में और आता चला जाएगा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे आप जब अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो अर्थ तो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप अर्थ के अंदर क्यों नहीं धंस रहे हो, क्योंकि सरफेस से अपन कांटेक्ट में है और सरफेस से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर, नॉर्मल फोर्स, जो बैलेंस कर देता है किसको, ग्रेविटेशनल पुल को। जो ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ की तरफ हमारे को, उसको बैलेंस कर देता है और हम क्या रहते हैं, अर्थ के ऊपर स्टेडी या फिर खड़े हो सकते हैं, हम धंसते नहीं हैं। जैसे मार्कर नीचे नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी पाम की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स है जो अपन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। और ये जो नॉर्मल फोर्स है बेटे कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जब कॉन्टैक्ट होगा तभी आएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ वो फंडामेंटल फोर्स हो गया। लेकिन नॉर्मल फोर्स कब आया, नॉर्मल फोर्स कब आया, जब इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स आया। और बेटा जो नॉर्मल फोर्स है उसका रीजन क्या, क्या आप बता सकते हो क्या, उसका रीजन क्या है। तो अपनी जो मसल्स होती हैं बेटा, अपनी जो मसल्स है अपनी बॉडी के अंदर, इसके अंदर भी क्या होता है, एक फोर्स होता है और वो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मार्कर को नीचे जाने से कौन रख रहा है, मेरे जो पाम है, मेरी जो हथेली है, इसकी मसल्स एक फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रही है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो डिराइव्ड फोर्स था, वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। मेरी जो मसल्स हैं उनके भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल फोर्स उसके वजह से है। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, एक तरीके से डिराइव्ड फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, वो क्या हो गए बेटा, फंडामेंटल फोर्सेज हो गए। ठीक है, ठीक है। ऐसे डिराइव्ड फोर्सेज के अंदर जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझते हो ना, जैसे आप कभी भी किसी रफ सरफेस पे अगर अपनी उंगली मूव कराओगे, ठीक है, कभी भी रफ सरफेस पे, तो आपको क्या फील होता है कि हाँ यार ये कैसे ये रफ है। अगर जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी तो आपको उंगली जब आप मूव करोगे, फिंगर आप जब मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सरफेस कितने स्मूथ है। तो फ्रिक्शन क्या है बेटा, एक डिराइव्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है, डिराइव्ड फोर्स। ठीक है, कहाँ से आ रहा है वो, बेसिकली इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स लग जाता है। जैसे जब मैं इस मार्कर को मेरी हथेली पे मूव करा रहा हूँ तो इन दोनों की सरफेस के बीच क्या रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन को ही अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बेटा। तो फ्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा है, जो मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स है और जो मेरी हथेली के जो मॉलिक्यूल्स है मसल्स के अंदर, उनके बीच एक फोर्स काम करने लग जाता है और वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है बेटा, एक डिराइव्ड फोर्स होता है। क्लियर है, ठीक है। अब हमारा जो ये लेक्चर है, ये जो हमारा जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अब फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन यू राइट नाउ, कि आपके ऊपर बेटा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप बता सकते हो, अगर आपको फोर्स का पता चल गया है कि कौन कौन से फोर्स हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने हमको सिर्फ दो ही फोर्स बताए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो अभी हम ये जो है नहीं बता सकते, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपन पहले जो बचे हुए अपने
टाइप है नेचुरल फोर्सेस के, जो कि फंडामेंटल फोर्स है, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। और उसके बाद बेटा अपन किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, कि भैया हमारे ऊपर कौन कौन से फोर्स फिलहाल लग रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो क्या आ गया, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेज कौन से फोर्स हैं, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। अगर आपने उनमें से किसी भी एक को छोड़ा तो आप यूनिवर्स के सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेज के अंदर बेटा हमारे पास कितने फोर्सेज आते हैं, 4 फोर्सेज आते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच लगता है बेटा, 2 मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है। किसके बीच लगता है, 2 मास पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, दो कोई भी, जैसे एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होता है बेटा हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। हमेशा क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो किन के बीच लग रहा है, 2 मास पार्टिकल्स के बीच लग रहा है, जिसका मास कितना है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो ये क्या होता है बेटा, r²। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये हमेशा कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज बेटा इनफाइनाइट होगी। रेंज का मतलब कि ये फोर्स कहां तक लगेगा, अगर 2 मास पार्टिकल्स हैं m1 और m2, उनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो ये फोर्स कम होता चला जाएगा। यस, फोर्स कम होता चला जाएगा, लेकिन ये फोर्स जीरो कब होगा, जब मैं r की वैल्यू बहुत 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 लार्ज रख दूंगा, यानी कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रख दूंगा। क्योंकि जब 1/इनफाइनाइट अपन करते हैं तो जीरो आता है बेटा। जब आप 1 के अंदर एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, हाँ, तब हमें क्या मिलता है बेटा, जीरो मिलता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये जीरो कब होगा, इनफाइनाइट रेंज पे जाके जीरो होगा। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा रेंज कैसी हो गई, नेचर हो गया अट्रैक्टिव, और रेंज कैसी होगी बेटा, इनफाइनाइट। यानी कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस, यानी कि लार्ज डिस्टेंसेस तक लगता है बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बेटा लगता है किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। किसके बीच लगता है, किन्हीं भी 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो 2 चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए एक चार्ज कितना है, Q1 है, और दूसरा चार्ज कितना है बेटा, Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो ये जो फोर्स होता है बेटा उन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, क्या है, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कितना होता है बेटा, k होता है। इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। k क्या है बेटा, यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट। ग्रेविटेशन लॉ के बारे में किसने बताया था बेटा, न्यूटन ने बताया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में किसने बताया था बेटा, कूलम्ब ने बताया था। इसलिए कूलम्ब कांस्टेंट है, ये क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है बेटा, और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अट्रैक्टिव का कब होगा, जब अपोजिट काइंड के चार्ज होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर सेम काइंड के चार्ज होंगे, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे, तो उन दोनों के बीच कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसके पास दोनों नेचर हैं, बोथ नेचर हैं इसके पास, बोथ नेचर्स हैं इसके पास। बोथ नेचर का मतलब अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है बेटा, ओके। रेंज कितनी होगी, तो बेटा इस फॉर्मूले में देखो, रेंज इसकी भी कितनी होगी, r। कितना रखूं मैं, बहुत बड़ा रखूं, तब जाके फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज भी बेटा कैसी होगी, इनफाइनाइट रेंज होगी। इसकी रेंज भी कितनी होगी, इनफाइनाइट रेंज होगी बेटा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ बेटा एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हमने कहा कि 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और अगर सेम नेचर है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब आपको पता है बेटा एटम क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। यही होता है बेटा एटम। यस, तो बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने भी प्रोटॉन हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जितने भी न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, यानी कि जीरो चार्ज होता है, आप ये कह सकते हो। तो अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा सारे के सारे प्रोटॉन हैं जो कि चार्ज्ड हैं और सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन प्रोटॉन्स को बहुत दूर भेज देगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको दूर भेज रहा है, लेकिन फिर भी ये दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है बेटा एटम के अंदर, उसका साइज तो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। न्यूक्लियस का साइज तो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अगर मैं कंपेयर कराऊं ना बेटा, एक एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये बेटा एटम का साइज है, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये किसका साइज है, न्यूक्लियस का साइज है। ये किसका साइज है, एटम का साइज है। हो सकता है आपको यहां से भी बेटा समझ में नहीं आया होगा कि सर कंपैरिजन समझ में नहीं आया। तो बेटा अगर मैं एक मटर के दाने के बराबर न्यूक्लियस मानूं, अगर मैं एक मटर के दाने के साइज का न्यूक्लियस लूंगा ना बेटा, तो एटम का साइज एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मटर का दाना न्यूक्लियस के बराबर है तो एटम का साइज कितना हो जाएगा, एक बड़े फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, और रिपल्शन होना चाहिए तो वो तो बहुत दूर दूर चले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इनको पास रखने वाला कोई तो है वहां। अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये दूर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब वहां पर कोई ना कोई तो है जो इनको पास रखने की कोशिश कर रहा है। और इनको जो पास रखने की बेटा जो कोशिश करता है वही हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बेटा। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो किनके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा ये। तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। आप कहोगे सर न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब बेटा जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। तो न्यूक्लियॉन्स कितने टाइप के हो गए बेटा, दो टाइप के, एक हो गया प्रोटॉन और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स दो होते हैं, एक प्रोटॉन हो गया एक न्यूट्रॉन हो गया, और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। इसका मतलब क्या ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, यस। क्या ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, यस। क्या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, यस। किन्हीं भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहाँ लगेगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ठीक है बेटा। और जो इसका जो नेचर है बेटा वो कैसा नेचर होता है, इसका जो नेचर है बेटा वो कैसा नेचर हो जाएगा, अट्रैक्शन नेचर हो जाएगा। मतलब ये अट्रैक्ट करेगा बेटा, अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, उनको वापस से पास ले आएगा, यानी कि पास रखेगा, उनको बाउंड करके रखेगा। और क्योंकि पास रख रहा है तो ये इसको इससे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है वो पूरे नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अपन कंपेयर भी करेंगे बेटा इनके नेचर का। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेटा हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए एक बार समझते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स को। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर कई बार कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे स्पेशली अपन बात करें बीटा डिके की। अब हो सकता है कि आपने बीटा डिके पहले नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर बेटा जो न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाता है। न्यूट्रॉन ब्रेक्स
into a proton and electron also emits न्यूट्रिनो। अब ये जो पार्टिकल है बेटा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी जो लेवल है ना बेटा 11th-12th क्लास का, उससे थोड़ा सा एडवांस हैं। अपन उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लो बेटा कि न्यूट्रॉन भी टूट जाता है इसके अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये समझ सकते हो कि कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसके अंदर क्या आता है, जैसे बीटा डिके आता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो फोर्स काम करते हैं वो फोर्स कौन से हैं बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। कौन से फोर्स है बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा। अब हमने इन दोनों ही फोर्स की रेंज की बात नहीं की बेटा, तो चाहे अपन न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, चाहे अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, इन दोनों की ही जो रेंज होती है बेटा वो न्यूक्लियस के बराबर होती है। यानी कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के जितनी साइज है उतनी डिस्टेंस पर ही लगेंगे, उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गई तो नहीं लगेंगे। सोचो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर भी लगते तो अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स एक जगह ही आ गया होता। जैसे मान लीजिए एक एटम ये है और एक दूसरा एटम यहाँ पे है, इसके अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, बाहर क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन के बीच में भी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता तो सारे के सारे एटम एक जगह आ जाते। हम सब किससे बने हुए हैं बेटा, एटम से बने हुए हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ज्यादा होती बेटा तो सारे के सारे एटम एक ही जगह आ जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसीलिए बेटा इसकी रेंज कितनी होती है, सिर्फ इतनी होती है, यानी कि न्यूक्लियस के साइज के बराबर इसकी रेंज होती है। इससे बाहर, न्यूक्लियस के बाहर ये प्रोटॉन क्या नहीं लगाएगा, न्यूक्लियर फोर्स किसी दूसरे प्रोटॉन या दूसरे न्यूट्रॉन पर नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो दो एटम हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है वो आपस में एक दूसरे पर क्या नहीं लगाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाते हैं बेटा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इनकी रेंज क्या है बेटा 10⁻⁻⁻15 मीटर, यानी कि इनकी रेंज बहुत शॉर्ट है। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों ही फोर्स की जो रेंज है बेटा वो कैसी है, शॉर्ट रेंज है। कैसी रेंज है, शॉर्ट रेंज। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां से आपको चारों फोर्स समझ में आ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया जिसकी रेंज इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया जिसकी रेंज भी इनफाइनाइट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इनकी रेंज बेटा शॉर्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस को बाइंड करने में, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस कभी एक जगह बंद ही नहीं पाता, बाइंड ही नहीं हो पाता, सारे प्रोटॉन बिखर गए होते हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा, यानी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा बेटा। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही मोस्ट रेयर चांसेस में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रेयर फोर्स है बेटा ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखने को आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही रेयर टाइप का फोर्स है, जिसमें से एक मैंने बता दिया कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है, साथ में न्यूट्रिनो भी जो है इमिट करता है, उस केस में भी जो है ये फोर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की और इनको कंपेयर करवाते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बेटा रेंज कितनी हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी पर लगेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी पर लगेगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके पास मास है बेटा, और जितने भी ऑब्जेक्ट के पास मास है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, यस लगेगा। तो इसका मतलब जितने भी यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसके बाद बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो रेंज है वेरी शॉर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होंगी, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, सिर्फ वहीं पर जो है आपको न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है बेटा बहुत ही शॉर्ट हो गई है। तो न्यूक्लियस के साइज, और देखो न्यूक्लियस से भी थोड़ा कम साइज कर दिया, न्यूक्लियस का भी 1/10 जो है यहाँ पे साइज ले लिया है। ठीक है, अच्छा कहाँ पे लगेगा, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो,
याद आया बेटा? अभी मैंने बात बताई थी आपको बीटा डीके के अंदर कि न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और साथ में हमें क्या मिल रहा था? न्यूट्रिनो मिल रहा था। तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये स्पेशली जो है फोर्स एक्ट करेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है बेटा? अभी आप एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम पे बहुत छोटी चीज़ों को जानते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानते हो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा इसके अलावा एंटी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में पहले सुना होगा गोड पार्टिकल। गोड पार्टिकल क्या है बेटा? हिग्स बोसोन है। तो ऐसे बहुत सारे बेटा मेसोन पार्टिकल्स हो गए, बेरियंस हो गए, तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और वो सब कहाँ पढ़ते हैं बेटा? अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, और वो ग्रेजुएशन तक नहीं आती बेटा, ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर में जाके आती है। तो अभी अपने को इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है बेटा? इनफाइनाइट। रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। किन के बीच में लगेगा? सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगेगा। उसके बाद हमने किसकी बात की? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की। इसकी रेंज कितनी है? देखो बेटा, न्यूक्लियस के साइज की इनकी शॉर्ट रेंज है 10⁻⁻15 मीटर। किन के बीच में लगेगा? ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। किन के बीच में लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। या फिर हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने अभी बताया कि जो अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे बोसॉन्स, मेसॉन्स हो गए, बेरियंस हो गए, ये सब क्या है बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, अभी आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम पे दो याद कर लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके नहीं आता है। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम पे आप दो पार्टिकल याद रख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, कॉलम देख पा रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान लूँ बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैं 1 मान लूँ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा 10⁻⁻² को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 1/100 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 10⁻⁻² का मतलब है 1/10⁻², और 10⁻² का मतलब 1/100। तो अगर ये फोर्स 1 है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसका 100 टाइम्स कम स्ट्रॉन्ग होगा, 100 टाइम्स कम स्ट्रेंथ वाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स तो बेटा और भी कम। अगर ये 1 है तो ये 10⁻⁻13, यानी कि कितना हो गया? 1/10⁻13। तो देखो इसके कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा कम स्ट्रेंथ रख रहा है, और ये 10⁻⁻39, यानी कि 1/10⁻39। तो सोचो ये कितना बेटा 10⁻39 कितना बड़ा नंबर आएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो टोटल नंबर है वो छोटा होता चला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में कितना कम स्ट्रेंथ रख रहा है? बहुत कम, बहुत कम बेटा, बहुत कम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे कितना है? 100 गुना कम स्ट्रेंथ रख रहा है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 100 गुना वीक है न्यूक्लियर फोर्स से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो टक्कर में तो कौन है? ये दो ही हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ये। अब यहाँ से बेटा एक और जो है क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा होगा, या फिर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की रेंज इनफाइनाइट है, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स तो ये भी है लेकिन इसकी रेंज बहुत शॉर्ट है। तो इसको अपन ज़्यादा रेंज में जब लग ही नहीं रहा तो अपन इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब लार्ज रेंज की अपन जब बात कर रहे हैं, जब बड़ी रेंज की जब अपन बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। तो बड़ी रेंज के लिए दो ही फोर्स बचते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा? इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग तो बेटा ये है। लेकिन फिर भी हमारा जो यूनिवर्स है उसको गवर्न करने वाला, उसको चलाने वाला, या फिर हमारे यूनिवर्स का बॉस कौन है? हमारे यूनिवर्स का बॉस है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा क्यों है बेटा? देखो दोनों इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो ये है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻⁻37 टाइम्स, क्योंकि ये -39 है, ये -2 है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा? कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻37 टाइम्स। सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स का बॉस कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बेटा? सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा।
क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है, तो जिनके भी पास मास है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है बेटा, चार्ज ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। तो जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट आते हैं बेटा, जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो एक कंप्लीट मार्कर के अंदर देखो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट मार्कर की बात करूं तो कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है बेटा, 0। जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कंप्लीटली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। आपके चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, आपकी टेबल है, आप खुद हैं, आपके हाथ में पेन है, नोटबुक है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज है बेटा, जो टोटल चार्ज है वो 0 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाता है। और यही रीजन है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जो मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक के अंदर ये भी आ गया, जिसको आप आंखों से देख सकते हो ना, वो सब मैक्रोस्कोपिक में है। समझ पा रहे हो, जिनको आप आंखों से देख सकते हो सब मैक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पे नेट चार्ज 0 होता है। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन दोनों के बीच में नहीं लगता है, दोनों के बीच में नहीं लगता है। जैसे ये फ्लैट पैनल है बेटा, ये स्क्रीन है और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, तो हम मेरे जो टोटल चार्ज है और इसका जो टोटल चार्ज है वो न्यूट्रल है ऑलमोस्ट। यही रीजन है कि हम दोनों के बीच में क्या नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। अब आपको कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो नहीं लग रहा, अरे बेटा लग रहा है, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो मैं अर्थ से चिपका हुआ हूँ, ना कि फ्लैट पैनल से चिपका हुआ हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स का बॉस इसलिए है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। समझ गए बेटा? तो यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे अपने चारों फोर्सेज किस तरीके से। तो चलिए अब जो क्यूरियोसिटी जो मैंने आपको बताई है, इन क्यूरियोसिटी को ही अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। Hey, so we have studied about the 4 fundamental forces of nature: the gravitational force, strong nuclear force, weak nuclear force, and electromagnetic force. But can you tell me that what is the reason behind all these forces, or how actually the force acts between two particles? Is it necessary that both the particles should be in contact? No. We know that according to the gravitational law of attraction, if there is a mass particle, suppose its mass is m1 and here is another mass particle and its mass is m2. So we know that between these two particles there is an attraction force that is given by F equals to minus g m1 m2 upon r square. R is distance between both these particles. Okay, so yes, these two particles are not in contact, but still there is a force. And the same thing in electromagnetic force. If there are two charged particles, suppose the plus q charge and the plus q charge, we know that if the charges are of same kind, there is a repulsive force. So both charges are going to far away from each other. Yes. So we can say that it is not mandatory to be in contact for acting any force, especially when we are talking about the fundamental forces of nature. Okay, so what causes the force to act between the particles? It is very simple. Actually, all these 4 fundamental forces between particles acts because of the exchange of some subatomic particles. Yes, whenever any force acts between the two particles, there be exchange of particles, and these particles are subatomic. Yes, these particles are subatomic particles. Means if there is a charge plus q and there is another charge plus q and there is a repulsive force, so this repulsive force is because of this plus q is basically emitting a particle and this plus q is also emitting a subatomic particle, and these particles get exchanged. Yes, in the case of electromagnetic force, this particle is basically photon, but every fundamental force has its own subatomic particles to exchange.
इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच जब फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, क्योंकि एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है जो एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल cause the acting of force on any particle. We can also understand with this example. Suppose there are two boats in a steady water. Water is not so much turbulent in the lake, and there is a boy having a ball, and there is a girl having a ball. Now the boy throws the ball towards the girl, and the girl throws the ball towards the boy. Now because of these both are throwing the balls, there be a recoil force, and the boats of both guys, I mean boy and girl, stay apart. दोनों नाव दूर जाती हैं, दोनों बोट्स दूर जाने लगती हैं. So is this some kind of repulsive force? Yes. The same thing happens when any force is acting between the particles. So we can understand the boy is the first charged particle and the girl is the second charged particle. Now since both the particles are exchanging some subatomic particles, here the subatomic particle is ball in our case, and this exchange of particle is the reason behind this force. So there is always an exchange of particles behind the acting of any force between two particles. तो बेटा अपन कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को, और अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स. कि फिजिक्स के प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या हैं, फिजिक्स के जो फंडामेंटल गोल्स जो होनी चाहिए वो क्या हैं, क्या चाहता है फिजिक्स, क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है. तो बेटा फिजिक्स के जो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं वो दो थ्रस्ट आते हैं इसके अंदर बेटा. पहला आता है यूनिफिकेशन, और दूसरा आता है बेटा रिडक्शन. समझ में नहीं आया होगा कि सर ये यूनिफिकेशन क्या है, ये रिडक्शन क्या है. तो यूनिफिकेशन का मतलब ये है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिनोमिना है उनको आप एक ही लॉ से समझ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिना को आप एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सको, ये है यूनिफिकेशन. जैसे बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है, वो हमारा जो प्लेनेट है, जो अर्थ है, सन के तरफ चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर देता है. हमारे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट जो मोशन है उसको एक्सप्लेन कर देता है. ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है उसको एक्सप्लेन कर देता है. कोई भी चीज़ गिराने पर नीचे ही क्यों आती है उसको एक्सप्लेन कर देता है. सिंपल पेंडुलम बेटा, सिंपल पेंडुलम के मोशन को एक्सप्लेन कर देता है. तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो एक अकेला लॉ बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है. जैसे ओशियंस के अंदर बेटा टाइड्स आती हैं रात के टाइम में, क्यों आती है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो उसको भी अपन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिफिकेशन का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ एक ही लॉ से या बहुत थोड़े लॉ से, एक किलो या फिर बहुत थोड़े लॉ से अपन बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाएं, यही मोटिव है फिजिक्स का, और इसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिफिकेशन कह रहे हैं. तो बेटा इस यूनिफिकेशन की वजह से ही मुट्ठी भर लॉज, हैंडफुल फॉर्मूलाए आर इनफ टू एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फिनोमिना. मुट्ठी भर जो फॉर्मूले हैं ना फिजिक्स के, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं. अब आप कहोगे सर मुट्ठी भर नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले. अरे बेटा तुम फॉर्मूले तो देख रहे हो बहुत सारे, एक बार यूनिवर्स के बारे में भी तो सोचो, यूनिवर्स कितना बड़ा है भाई, यूनिवर्स कितना बड़ा है. तो एक बार जब यूनिवर्स का साइज देखोगे ना तो जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो बेटा मुट्ठी भर ही लगेंगे. कितने लगेंगे, मुट्ठी भर ही लगेंगे. तो यूनिफिकेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि मुट्ठी भर फिजिक्स के फॉर्मूले पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, फ्यू लॉज एक्सप्लेन द डाइवर्स नेचुरल फिनोमिना और डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना. यानी कि थोड़े से लॉ से अपन बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएं, यही क्या है बेटा, यूनिफिकेशन है. समझ गए? ओके. अब बात करते हैं रिडक्शन क्या है.
या फिर रिडक्शनिज्म क्या है। तो बेटा जैसे अगर मैं बात करूं एक कार की, एक कार चल के गई, अब कार कैसे चल रही है, तो क्या हम उसको सिर्फ एक चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कार के अंदर बेटा एक इंजन होता है, इंजन का अलग काम है। कार के अंदर व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, उनका अलग काम है। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है, उसका अलग काम है। तो अगर मैं एक पूरी कार की बात करूं तो इस पूरी कार के मैकेनिज्म को समझने के लिए मुझे उसके अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। टायर्स का काम अलग है, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम का काम अलग है, इंजन का काम अलग है, तो हर एक पार्ट का काम अलग अलग है। ऐसे ही जब हम स्पेस के अंदर स्पेस शटल भेजते हैं तो स्पेस शटल के अंदर भी बेटा हर पार्ट का अलग अलग काम होता है, हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। या फिर हम किसकी बात करें बेटा, हम एक जनरेटर की बात करें। किसकी बात करें कि जनरेटर, जनरेटर तो देखा होगा। तो जनरेटर के अंदर बेटा मैग्नेट्स होती हैं, उसके अंदर एक आर्मेचर होता है, ठीक है, कोयल होती हैं जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और जो इंजन वाला जो जनरेटर होता है उसमें तो अपन पेट्रोल या डीजल भी डालते हैं। ठीक है, तो समझो आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि एक जनरेटर के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, उन पार्ट्स को अलग अलग काम से यूज कर रहे हैं अपन उस यूनिट के अंदर, उनका अलग अलग काम है, और सारी चीज़ें मिलकर एक जनरेटर बना रही हैं और हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रही हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रही हैं। जैसे कार के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है, लेकिन पूरी कार हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है। तो रिडक्शन के अंदर क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, कोई बड़ा सिस्टम है, लार्ज सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको आप अंडरस्टैंड करो, उसको समझो बाय पार्ट्स, यानी कि आप इसको इसके पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जैसे कार की बात करें तो भाई जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है, तो उसको समझने के लिए अपन अलग लॉज यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो इंजन चल रहा है, हीट इंजन जो उसके अंदर लगा हुआ है, उसका एक अलग सिस्टम है। ठीक है, तो जितने भी उसके अंदर जो जैसे कोई आजकल डिस्प्ले आ गया, डिजिटल डिस्प्ले आ गई, ठीक है, या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम आ गया गाड़ियों के अंदर, तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज हो रही है, तो सभी के अलग अलग सिस्टम है बेटा, अलग अलग काम है। तो उस तरीके से अपन को बाय पार्ट्स, उनको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके अपन उसको समझते हैं, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके अपन उसको समझें, किसको, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इसको बोल रहे हैं बेटा रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं अपन क्या कह रहे हैं, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि अपन बहुत सारे फिनोमिनाज को फ्यू लॉज से समझा रहे हैं, अलग अलग डाइवर्स फिनोमिना को फ्यू लॉज से समझा रहे हैं। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अपन उसके पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं और फिर बाय पार्ट्स को समझ रहे हैं, क्योंकि एज अ होल समझना थोड़ा मुश्किल है, पूरा का पूरा एक साथ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए अपन उसको टुकड़ों में करके अपन उसको समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा रिडक्शनिज्म या फिर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं वो समझ में आ जाएंगे। पहला हो गया हमारा यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन क्या होगा बेटा, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, देखो बेटा, डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना, डाइवर्स का मतलब डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज, थोड़े से लॉज या कॉन्सेप्ट से आप डाइवर्स फिनोमिना को समझा पाओ, ये ही क्या है बेटा, यूनिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल लॉ, एक्सप्लेन प्लेनेटरी मोशन, करता है या नहीं करता है, यस। और क्या करता है, सैटेलाइट मोशन को एक्सप्लेन करता है, यस। और क्या करता है, फ्री फॉल्स को एक्सप्लेन करता है। और क्या करता है, जो टाइड्स आती हैं ओशन के अंदर उनको एक्सप्लेन कर देता है। और क्या करता है, जो पेंडुलम का जो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम के मोशन को एक्सप्लेन कर देता है। तो एक ग्रेविटेशन लॉ कितने फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, अपन यूनिफिकेशन बोल रहे हैं। क्या क्या कहा मैंने, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज, यही क्या है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन। तो आज से याद रखना, फिजिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बेटा,
फिजिक्स के मुट्ठी भर लॉज पूरे के इतने बड़े यूनिवर्स को, यूनिवर्स के साइज में कंपेयर करो यार फिजिक्स को, है तो इतने बड़े यूनिवर्स को समझने के लिए सोचो, फिजिक्स ने बेचारे ने थोड़े बहुत फॉर्मूले दे रखे हैं, समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो यहाँ से आपको यूनिफिकेशन जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, रिडक्शन। सो टू अंडरस्टैंड और डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर, यानी कि एक बड़े ऑब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, या तो अपन कहें कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है या फिर अपन कहें कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से सिंपलर पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो उसको मिलकर बना रहे हैं, जैसे एक गाड़ी को कौन कौन बना रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसके व्हील्स बना रहे हैं, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स हैं वो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे मिलकर एक कार बना रहे हैं। जैसे एक अगर हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर के अंदर मैग्नेट होती है, आर्मेचर होती है बेटा, ठीक है, उसके अंदर एक इंजन भी होगा जो कि कंबशन करेगा पेट्रोल और डीजल का जो अपन डालेंगे, और तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अपन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट की प्रॉपर्टीज या फिर इंटरेक्शन को समझकर अपन क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो बिगर ऑब्जेक्ट था उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। देखो, टू अंडरस्टैंड और डिराइव द प्रॉपर्टीज, समझना, क्या समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को समझना। कहां से समझना, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी से, कॉन्स्टेंट सिंपल पार्ट्स, उसके सिंपल पार्ट्स, यानी कि जो बड़ा सिस्टम बना है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से बड़े सिस्टम के बारे में पढ़ना। यानी कि छोटे छोटे सिस्टम से पढ़ते हुए बड़े सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो आज चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, वो खत्म हो जाता है। यहाँ से नीट के अंदर तो बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बेटा, क्योंकि हमें एक तरीके से इंट्रोडक्शन करवा रहा है ये चैप्टर फिजिक्स से, समझ रहे हो, जान पहचान करवा रहा है। अगर आपको फिजिक्स से एक रिश्ता बनाना है तो जान पहचान करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी। तो जान पहचान करवाने के लिए हमने क्या पढ़ा, अपना पहला चैप्टर पढ़ा है बेटा, कौन सा, फिजिकल वर्ल्ड, और वो चैप्टर हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर के अंदर, नीट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन कुछ क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं ऐड करूंगा इस चैप्टर के साथ, उनके जवाब आपको सोचना है और वो आंसर भी आपको दिए जाएंगे जल्दी ही। और इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, सेकंड चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स का बेटा, ठीक है। तो तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और भूलना नहीं है मिशन नीट 2022, ठीक है ना। अटेंशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, 3 चीजें बेटा हमेशा याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।